Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In this video, we will continue our chapter Metals and Non-Metals. It is from the standard 10th and in this we already studied about some chemical properties of metals. In this we studied about the reaction of metals with water, reaction of metals with oxygen, and reaction of metals with acids. And the last session we knew about the nitric acid. The nitric acid is the substance, is the acid which is known as a highly oxidizing agent. It will not react with the metals. Some metals like manganese and magnesium will react and form hydrogen. Otherwise, no other metal react with the HNO3 and form hydrogen. कोई और मेटल हाइड्रोजन नहीं बनाता एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, बिकॉज इट इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन इनटू वाटर मॉलिक्यूल. वो जो ऑक्सीजन वहाँ से बनती है वो उस ऑक्सीजन को उस वाटर हाइड्रोजन को जो वहाँ बनती है उस हाइड्रोजन को वो वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है. Now the next one is the reaction of metals with metal salts. Reaction of metals with metal salts means in this we will study about how metals react with the salts of the other metals. इसके अंदर हम ये जानेंगे कि एक मेटल एक दूसरे मेटल्स के सॉल्ट के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, करता भी है या नहीं करता है. To understand it, we have to learn about reactivity series. Reactivity series. If you're talking about the reactivity series, a series in which the metals are arranged in the order of their increasing order of reactivity. या ऐसा कह सकते हैं कि इस सीरीज के अंदर मेटल्स को उनके रिएक्शन करने के रेट को देखते हुए रखा गया है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रखा गया है ऊपर से नीचे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं. यानी कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैटेगरी में ऊपर रखा गया है, और जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं यानी कि जो रिएक्शन करते हैं लेकिन समय लेते हैं उनको बीच में, और जो नहीं करते हैं उनको नीचे कैटेगरी में रखा गया है. तो इस तरीके से एक सीरीज बनी है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं. इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, उसके बाद रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है, और सबसे लास्ट में हमें जो एलिमेंट मिलते हैं वो अपने आप में लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के तौर पर जाने जाते हैं. इस सीरीज में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर आता है पोटेशियम एंड सोडियम. दीज आर हाई रिएक्टिव मेटल्स which react with oxygen, water, acids, etc. with high rate.
जो कि किसी भी सब्सटेंस के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं. They react with oxygen very fast, vigorously, and catches fire when come in contact with oxygen. Come in contact in the air, they catches fire. तेजी से जलने लगते हैं. That's why they are kept immersed in a kerosene oil. इसलिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डुबोकर रखा जाता है जिससे कि इसके अंदर आग ना लगे, ये रिएक्शन ना कर लें. के बाद आते हैं आपके कैल्शियम, फिर आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, and in the last there is gold. Gold is the least reactive metal which will not react with any substance, जो कि किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं करता, या ये कहें कि आसानी से रिएक्शन नहीं करता. वहीं पर ऊपर जो कैटेगरी में आते हैं ये बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं. जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये रिएक्टिविटी इसमें डिक्रीज होती है, ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम. और वहीं पर अगर हम ये कहें कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे देन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. जब ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगी, और नीचे से ऊपर चले जाते हैं तो रिएक्टिविटी अपने आप में इंक्रीज होती चली जाती है. और जो अब दूसरे तरीके का हम एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि मेटल्स किस तरीके के मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस तरीके के रिएक्शंस में इस रिएक्टिविटी सीरीज का अपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. इट प्लेज अ वाइटल रोल in the reaction when the metals react with the salts of other metals. How? Let us look. In this type of reaction, high reactive metal displaces less reactive metal from its own salt or solution. एक तरीके का रिएक्शन जिसके अंदर हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल्स को अपने ही सॉल्यूशन के अंदर से, अपने ही सॉल्ट के अंदर से निकाल कर बाहर कर देते हैं. तो उस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा. और उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद द मेटल सॉल्ट. अगर लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट है, हाई रिएक्टिव मेटल से कराएंगे रिएक्शन तो हाई रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेस कर देगा. और वहीं पर अगर हाई रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट है और लेस रिएक्टिव मेटल का उससे रिएक्शन कराएंगे तो लेस रिएक्टिव मेटल्स किसी भी तरीके से हाई रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन के अंदर से डिस्प्लेस नहीं करा सकता. It is because of that is found in the upper half of the reactivity series. क्यों? क्योंकि जो मोर हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में मिलेंगे ऊपर, और वहीं पर लेस रिएक्टिव एलिमेंट मिलते हैं नीचे. ठीक है ना. एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सीधा साधा अपने डेली लाइफ से हम लोग ले सकते हैं. एक घर की बात करते हैं और घर में रहने वाले की बात करते हैं. अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कोई बाहरी व्यक्ति जो काफ़ी अपने आप में मजबूत है, शारीरिक तौर पर भी मजबूत है और एक तरीके से इकोनॉमिकल कंडीशन भी उसकी अच्छी हैं, जान पहचान काफ़ी अच्छी है लोगों से, और कह सकते हैं कि एक बॉस टाइप इंसान है, तो उसको उसी घर में से निकाल देता है. क्यों? क्योंकि चल रहा है, उसकी चल रही है, यानी कि वो ज़्यादा कह सकते हैं कि वो हाई रिएक्टिव हो गया. और अगर वो उस घर में रह रहा होता और कोई गरीब जाएगा, वही आदमी जो उसमें रहता था अब वो जाए और जो गया था वो उसके घर में रहे जाके,
फिर वो उसको नहीं निकाल पाएगा। कंडीशन आपको मैंने पहले बता रखी है क्यों, ठीक है ना। तो जो जितना चलता हुआ होता है वो उतना ही पावरफुल अपने आप में जाना जाता है। तो ये यहाँ पर सोडियम पोटेशियम उसी तरीके से हैं, चलते हुए एलिमेंट्स हैं, ज़्यादातर हर एक रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और बहुत तेज़ी से पार्ट लेते हैं। इसलिए ये अपने नीचे रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको अपने ही सॉल्यूशंस के अंदर से, अपने ही सॉल्ट के अंदर से रिमूव करा देते हैं। अब देखते हैं, एक एग्जांपल की बात करें हम यहाँ पर, तो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। When iron nail is dipped in a copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये अपने आप में आयरन नेल्स हैं। When iron nail is dipped in a copper sulfate solution, that iron is displaces the copper from its own solution. ये जो आयरन है इस कॉपर को इसी के सॉल्यूशन में से हटा देगा, बना लेगा FeSO4 और कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर को इसने कह दिया हट जाओ यहाँ से, खुद आकर ऐड हो जाते हैं और ये कॉपर साइड में निकल जाती है। बिकॉज ऑफ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए जो आयरन है वो कॉपर को हटा देगा। लेकिन अगर वहीं ये कहा जाए कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें कॉपर स्ट्रिप मिला दी गई, कॉपर अब इसमें डाला गया है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन था। अब यहाँ से जब रिएक्शन देखें तब यहाँ पर किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। इट इज बिकॉज ऑफ कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट, copper is less reactive element compared to the iron. आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए आयरन का वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रिएक्शन वहां पर होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब अगला आता है हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। नॉन मेटल्स और मेटल एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं वो देखते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। कैसे रिएक्ट करते हैं? The compound formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic or electrovalent compound. मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे कंबाइंड एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं? तो यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पाया जाता है। Compound formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compound और electrovalent compound। वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से बनता है और वो इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल्स से नॉन मेटल्स को दिया जाता है
और जब ये कंपाउंड बनते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, तो उन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के तौर पर जाना जाता है। अब ये कंपाउंड बनते कैसे हैं? जैसे हम बात करते हैं NaCl है हमारे पास, यहाँ पर 2 8 एक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, और इसका होता है 2 8 और 7, 2 8 और 7। यहाँ से एक जो एलिमेंट यहाँ मौजूद था, वो एक एलिमेंट सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया, गिवन 1 electron is given to the chlorine by the sodium because of they both want to complete their octet। क्यों? क्योंकि वो दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि जो आउटर सेल है, आउटर मोस्ट सेल, इसके बारे में हमने 9th में ही पढ़ा था, और आगे जाके जब हम चैप्टर नंबर 4 और 5 की तरफ भी चलेंगे तो उसके अंदर भी ऑक्टेट हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा बाहरी सेल, इसको सबसे लास्ट वाली को बाहरी सेल कहते हैं, उसमें ये मौजूद जो एक इलेक्ट्रॉन था, जब इसको ये दे देगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे और इसके पास भी बाहरी वाली में 8 हो जाएंगे, ये हट जाएगी, ये वाली बाहर वाली हो जाएगी फिर, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे 8 और यहाँ पर भी हो जाएंगे 8। तो इसकी जो बाहरी सेल है वो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने से उसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, और एक नया एक कंपाउंड यहाँ से बन जाएगा NaCl, एक कंपाउंड बन जाएगा जो कि अपने आप में एक आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के तौर पर जाना जाता है। अब इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं उसकी अपने आप में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आप जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। Properties of ionic compounds। Properties of ionic compounds। First property, physical nature। Physical nature, फिजिकल नेचर किस तरीके का होता है? सॉलिड एंड हार्ड, सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू द सॉलिड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक बॉन्ड, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जनरली ब्रिटल। प्रॉपर्टीज हैं ये, फिजिकल नेचर में बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कठोर और एक तरीके से ये सॉलिड और हार्ड होते हैं, दृढ़ होते हैं, कठोर के साथ साथ ये अपने आप में दृढ़ भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो जिस तरीके के फोर्स के साथ ये बने हुए हैं, जो आयनिक फोर्स जो अट्रैक्शन लग रहा है, आयंस के ट्रांसफर होने से जो एक तरीके का अट्रैक्शन उसके बीच में आया है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये अपने आप में सॉलिड और हार्ड होते हैं। जनरली ब्रिटल, अगर किसी तरीके से इसको शेप में बदलाव करना चाहते हैं या फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स के कारण ये अपने आप में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। नंबर 2, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। melting and boiling point, high melting point and boiling point।
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही अपने आप में हाई होते हैं, इसलिए क्यों हाई होते हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में ज़्यादा होगा, कोई चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़ी हुई होगी, तो उसको तोड़ने के लिए कहीं उससे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी। रस्सी वाला गेम आपने देखा है, चार लोग इधर से खींच रहे हैं, 4 लोग इधर से खींच रहे हैं, तो अगर उधर वाले 4 लोगों के द्वारा जितना फोर्स लगाया जा रहा है, उतना ही फोर्स अगर इधर 4 लोगों के साथ द्वारा लगाया जाए, तो फिर वो रस्सी अपने आप में बैलेंस रहेगी, कोई फर्क उसमें देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ यू वांट टू ब्रेक द फोर्स ऑफ देम, अगर उधर वाले को फोर्स को हम तोड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इधर वाले 4 हैं उनको अपने आप में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उनसे, जिससे कि वो रस्सी को अपनी तरफ खींच सके। तो उसी तरीके का यहाँ पर भी है, जब इंटर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, जब वो बने हैं और बनने में जो जिन पार्टिकल से मिलकर बने, वो पार्टिकल अपने आप में बहुत टाइटली जुड़े हुए एक दूसरे से, तो जितने फोर्स से जुड़े हुए हैं, अगर उसको अलग करना है, तोड़ना है, तो उतने से ज़्यादा फोर्स को अपने आप में लगाना पड़ेगा। नाउ नंबर 3, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। These are soluble in water. Generally, these are soluble in water. सामान्यतः पानी के अंदर घुलनशील हैं, आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, बट इनसॉल्युबल इन, लेकिन कुछ सॉल्वेंट ऐसे भी हैं जिसके अंदर ये नहीं घुलता। केरोसिन है, डीजल है, इनके अंदर ये अपने आप में डिसॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 4, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट कर जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स कहें या आयंस कहें, इसके अंदर आयंस के मौजूद होने के कारण या जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके मौजूद होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होंगे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर जाती है। तो ये कंडक्टर्स भी होते हैं। मूवमेंट जो है आयंस का सॉल्यूशन सॉलिड्स के अंदर नहीं होता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, तो सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं करते। इन सॉलिड फॉर्म दे आर नॉट कंडक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ ये कंडक्ट नहीं करते, कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो चार्ज मूवमेंट नहीं होता, बिकॉज ऑफ नो चार्ज मूवमेंट। क्योंकि जब आयंस मूव नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर कंडक्ट नहीं होती। मोल्टन स्टेट में मूवमेंट होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट कर जाते हैं। यानी कि सॉल्यूशंस की फॉर्म में अगर हम बात करें या मोल्टन फॉर्म में बात करें तो उसमें चार्ज मूवमेंट होता है,
इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसमें occurrence of metals, occurrence of metals, occurrence of metal यानी कि मेटल की प्राप्ति कहाँ से होती है, कहाँ से मिलते हैं ये। वैसे अगर बात करें तो सिलेबस के अंदर से मेटलर्जी जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। सो और अक्यूरेंस ऑफ मेटल इज आल्सो रिलेटेड टू द मेटलर्जी, और ये भी मेटलर्जी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, अक्यूरेंस ऑफ मेटल। तो कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो अपने आप में इसके अंदर से हटा दिया गया है। लास्ट में एक और प्रोसेस बच जाएगा जिसको हम पढ़ेंगे, वो होगा कोरोजन। और कोरोजन को पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए अब ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स में हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे मिनरल्स के बारे में, ओर्स के बारे में, और obtaining metal from ore। इतनी चीज़ें हम और आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोरोजन, और ये हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो।